अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुल्तान मोहतरम सलार सारम मिस्री ने कहा, हम बेरूत का मुहासरा उठाकर इस तरफ आए थे तो हमारी तवक्को के खिलाफ सलेबियों ने हमारे ताक़ुब में फ़ौज नहीं भेजी थी, लेकिन हम इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुए कि सलेबी हमें बख्श देंगे। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो खुला हमला नहीं करेंगे, वो हम पर हमारे अंदाज के शब खून मरेंगे, बल्कि उनके छापों और शब खूनों का सिलसिला शुरू हो गया है। खैमा गाह से बहुत दूर से फरंगियों और हमारे गश्ती दस्तों की छोटी छोटी झड़पों की खबरें आने लगी हैं। मैंने छापा मार दस्तों को दूर दूर तक फैला रखा है। मुझे शक है कि कुफार का अड्डा कहीं बाहर नहीं बल्कि मोसल में है, और वाली मोसल इज़्ज़ुद्दीन उन्हें पनाह और मदद दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसकी इतला मिल जाएगी। सुल्तान अयूबी ने कहा, अगर मोसल में ही सलेबियों का खुफिया अड्डा हुआ तो मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा। उसने दूसरे दो सलारों से कहा, हमें मुसलमान उमरा के उन कलों पर कब्जा करना होगा जो मोसल और हलब के दरमियान हैं। मैं इन दोनों शहरों को एक दूसरे से काट देना चाहता हूँ। वो एक दूसरे की मदद करने के काबिल नहीं रहेंगे, उनके काजों को भी रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरी तलवार किसी मुसलमान के खिलाफ नियाम से ना निकले, लेकिन मैं नाकाम रहा। उन हुक्मरानों और उमरा को ख़त्म करूँगा जो सलेबियों के दोस्त हैं। मैं खुद कौम की आड़ में नहीं बैठूँगा, ना कौम का खून बहने दूँगा। मैं उन उमरा को घुटनों बिठा दूँगा जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने नक्शा निकाला और अपने सलारों को दिखाने लगा। बेरूत में बलडून के महल में उसने अपने सलारों और 3-4 सलेबी हुक्मरानों को मदऊ कर रखा था। बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम था। बेशुमार सलेबी मेहमानों में 2 मुसलमान भी शराब के प्याले उठाए इधर उधर घूमते फिरते नजर आ रहे थे। इन 2 मुसलमानों की तरफ दूसरे मेहमानों की निस्बत तवज्जो ज़्यादा दी जा रही थी। 2 लड़कियां इनके इर्द गिर्द इठकेलियां करती फिर रही थीं। ये दोनों मेहमान लिबास और शक्ल सूरत से किसी शाही खानदान के अफराद मालूम होते थे। एक सलेबी आया, दोनों से कहा कि उन्हें बाल्डो ने अपने कमरे में बुलाया है। दोनों शराब के प्याले रख कर चले गए। वो जिस गुलाम में गर्दे से गुजर कर बाल्डोन के कमरे में गए, उसमें एक आदमी हाथ में बर्छी उठाए फौजी अंदाज से टहल रहा था। उसका लिबास खास किस्म का था। उसके पहलू में जो तलवार लटक रही थी उसकी नियाम पालिश से चमक रही थी। उसके सर पर फौलाद की चमकदार खत थी। महल में उस लिबास में कई एक आदमी सीने ताने और गर्दनें अकड़ाए टहल रहे थे। ये महल के खसूसी मुलाजिम थे जो सलारों के कमरे के सामने मौजूद रहते और ज़ियाफ़तों में बरामदों और गुलाम गर्शियों में टहलते रहते थे। फानूसों की रोशनी में उनका लिबास और उनकी चाल अच्छी लगती थी। ये दरअसल नुमाइश के लिए रखे गए थे और ये तरबियत याफ्ता लड़ाके भी थे। ये आदमी जिसने 2 मुसलमानों को बलडून के कमरे की तरफ जाते देखा गोरे रंग का था। वो रुक कर उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो दोनों बलडून के कमरे में दाखिल हो गए और दरवाज़ा बंद हो गया। उस दरवाजे के सामने उसी आदमी जैसे लिबास में 2 आदमी पहरे पर खड़े थे। उनमें से एक ने उसे कहा, हेलो जेकब, इधर क्यों घूमते फिर रहे हो? जेकब ने कहा, ये आदमी जो अंदर गए हैं मुसलमान मालूम होते हैं। कौन है ये? तुम्हें इनसे क्या दिलचस्पी है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इनसे मुझे क्या दिलचस्पी है? जेकब ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुसलमान के खिलाफ कितनी नफरत पाई जाती है? ये दोनों किसी जनूनी सलेबी यहूदियों के हाथों कत्ल हो सकते हैं। इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दे दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये मुसलमान हैं या मुसलमान इलाके के ईसाई हैं। ये मुसलमान इलाके के मुसलमान हैं, उसे जवाब मिला। यकीन से नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक हम जानते हैं ये मोसल से आए हैं, गलबन इज़्ज़ुद्दीन के एलची हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मदद मांगने आए होंगे। जेकब ने कहा, इन एलचियों को कौन बताए कि सलाहुद्दीन अयूबी ख़त्म हो चुका है? रमला से शिकस्त खाकर भागा तो बेरूत को मुहासरे में लेने आ गया। उसके बहरी बेड़े को आगे आने की जरूरत नहीं हुई। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारी फ़ौज ने अयूबी की फ़ौज का ताक़ुब नहीं किया, वरना आज अयूबी कैद खाने में होता। तुम अपना काम करो दोस्त, एक पहरेदार ने तंजिया कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कैद हो गया तो उसकी सल्तनत तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर शाह बाल्डून मारा गया तो बेरूत की बादशाही तुम्हारे नाम नहीं लिखी जाएगी। जेकब वहां से हट आया।
लेकिन घूम घूम कर बंद दरवाजे को देखता रहा। वो दोनों इज़्ज़ुद्दीन वली मूसल के एलची ही थे। सुल्तान अयूबी जब बेरूत का मुहासरा उठाकर मौसल की तरफ गया था तो इज़्ज़ुद्दीन ने बहाउद्दीन शद्दाद को खलीफा की तरफ ही सरदाश्त के साथ दौड़ा दिया था कि सुल्तान अयूबी के साथ उसकी सुलह करा दें। दूसरे लफ्ज़ों में उसने ये दरख्वास्त की थी कि उसे सुल्तान अयूबी से बचाया जाए। खलीफा ने यह काम शम्सुल उलमा के सपुर्द कर दिया और सुल्तान अयूबी ने इज़्ज़ुद्दीन को बख्श दिया। इज़्ज़ुद्दीन ने बज़ाहिर सुल्तान अयूबी के आगे हथियार डालकर सुलह का मुआहदा कर लिया था, लेकिन उसने दरपर्दा दो एलचियों को सलेबी हुक्मरान बल्डून के पास भेज दिया था। ये दो एलची अब बल्डून के कमरे में बैठे थे। वाली मूसल ने कहा है कि आपने सलाहुद्दीन अयूबी का ताक़ुब ना करके बहुत बड़ी गलती की है। एक एलची ने बल्डून को बताया, आपने उसकी फ़ौज को आराम करने का मौका दे दिया है। वाली मूसल ने कहा है कि मैं तहरीरी पैगाम नहीं दे सकता क्योंकि रास्ते में पकड़े जाने का ख़तरा है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें और इस शहर को मुहासरे में लेकर उस पर कब्जा कर लें। आपकी फ़ौज ऐसे रास्ते से और इतनी तेज़ी से दमिश्क पहुँचे कि सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क बर वक्त ना पहुँच सके। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी जब आपके हमले की इतला पर यहाँ से रवाना होगा तो मौसल और हलब की फ़ौजें आमने सामने लड़ने की बजाय उसकी फ़ौज पर शब खून मारती रहेंगी। इससे उसकी पेशकदमी बहुत सुस्त हो जाएगी और आप दमिश्क पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। हमारे इलाकों में जो छोटे मोटे उमरा हैं मैं उन सब को अपने साथ मिला लूँगा। आप उनके कले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी फ़ौज को मौसल के अंदर क़याम की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि इससे साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि मेरा और आपका इत्तेहाद है। मैं सलाहुद्दीन अयूबी को यह तासुर दे रहा हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ। एलची जब यह पैगाम दे रहा था उस वक्त बल्डून के साथ उसके दो जर्नल थे। इज़्ज़ुद्दीन के एलची भी फ़ौजी मशीर थे, जंगी अमूर को अच्छी तरह समझते थे। बल्डून उनके साथ इस मसले पर बहस और बातचीत करता रहा। उसने देख लिया था कि ये मुसलमान उसके जाल में आ गए हैं, चुनाचे उसने अपनी शर्तें आयद करनी शुरू कर दी। इज़्ज़ुद्दीन को शायद पूरी तरह एहसास नहीं कि सलाहुद्दीन अयूबी को बेखबरी में नहीं दबोचा जा सकता। बल्डून ने कहा, हम दमिश्क को मुहासरे में ले लेंगे तो वो बर्क रफ्तार पेशकदमी करके हम पर अकब से हमला कर देगा। मैं इसे मुमकिन नहीं समझता कि हम दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें तो सलाहुद्दीन अयूबी को कबल अज़ वक्त खबर न हो। वो अकाब और गिद्ध की तरह बहुत दूर से शिकार को देख लेता है और ऐसा झिपट्टा मारता है कि पसपाई भी महाल हो जाती है। हम अभी खुली जंग का खतरा मोल नहीं ले सकते। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फौरी तौर पर हमने ये बंदोबस्त कर दिया है कि छापा मार दस्ते भेज दिए हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज को आराम से नहीं बैठने देंगे। इन दस्तों के लिए हमें मुस्तकिल अड्डे की ज़रूरत है। ये आप मुहैया कर देंगे तो हम सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज को सिर्फ छापा मार दस्तों से ही बेहाल कर सकते हैं। वो न लड़ने के काबिल रहेगा, न भाग सकेगा। आप हमारे दस्तों को पनाह, मदद और खुराक वगैरह मुहैया करते रहें। हम मसला और सामान भेजते रहेंगे। आप हलब के वाली अमादुद्दीन से भी कह दें कि हम पर भरोसा रखे और हमारे छापामार दस्तों को बवक्त ज़रूरत पनाह और मदद देता रहे। दूसरे उमरा और कलादार भी आपके साथ होने चाहिए। उनका ख्याल रखें कि उनमें से कोई भी सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाकर उसका इत्तेहादी न बन जाए। इत्तेहाद की शराइत तय कर ली गई। इज़्ज़ुद्दीन ने इन एलचियों को पूरा इख्तियार दे दिया था कि वो शराइत तय करके आएँ और जो मराहत सलेबियों को देना मुनासिब समझें दे आएँ। चुनाचे उन्होंने अपना ईमान एक सलेबी हुक्मरान के यहाँ सिर्फ इसलिए गिरवी रख दिया कि उनकी हुक्मरानी महफूज रहे। उन्होंने अपना काम कर लिया तो ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए चले गए। उन्हें दरअसल शराब और शराब पिलाने वाली लड़कियों के साथ ही दिलचस्पी थी। इन मुसलमानों पर ज़्यादा एतमाद न करें, एक जर्नल ने बल्डून से कहा। इन्होंने ज़रूरत महसूस की तो आपको बताए बगैर सुल्तान अयूबी के पाँव में जा बैठेंगे। मुझे अपने छापा मारों के लिए एक अड्डा चाहिए, बल्डून ने कहा। मौसल मेरा अड्डा बन गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी फ़ौज वहाँ ले जाऊँगा और इज़्ज़ुद्दीन को वहाँ से बेदखल कर दूँगा। हम सब का मंसूबा ये होना चाहिए कि इन मुसलमानों को हम मुत्तहिद न होने दें, बल्कि इन्हें आपस में लड़ाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता इनके इलाकों पर काबिज हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि इज़्ज़ुद्दीन और उसका टोला हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो उसे हम हशीशेन के हाथों कत्ल करा देंगे। बल्डून ने अपने जर्नलों को चंद एक हिदायत देकर कहा,
इज़्ज़ुद्दीन की उन 2 एलचियों की इतनी खातिर तवाज़ो करो कि इनकी अक्ल बिल्कुल ही मरी जाए। उसने जिस हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा वो ये थी कि इस कमरे में इन एलचियों के साथ जो बातें हुई हैं वो कमरे से बाहर ना जाएं। बाल्डून ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस बैरूत में मौजूद हैं। दोनों एलची शराब और लड़कियों के नशे में बदमस्त हुए जा रहे थे। मेहमान इधर उधर बिखरे हुए शराब पी रहे थे और खुश गप्पों में मसरूफ थे। जेकब इन दोनों एलचियों को ढूंढ रहा था। उनमें से एक अलग मिल गया। जेकब ने फौजी अंदाज से उसे सलाम किया और पूछा, आप गलबन मोसल के मेहमान हैं। हम मोसल वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम मोसल के हुक्मरान इज़्ज़ुद्दीन के एलची हैं। एलची ने शराब के नशे में बदमस्त होते हुए कहा। जेकब वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि उसकी ड्यूटी घूमने फिरने की थी। वो एलची को झूमता लड़कता छोड़कर इधर उधर हो गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एलची को 2 आदमी थाम कर ले जा रहे थे। वो होश में नहीं था। आधी रात के करीब जेकब की ड्यूटी खत्म हो गई। नाच गाना जारी था। जेकब और उसके साथियों की जगह दूसरे आदमी आ गए। जेकब अपने कमरे में गया, वर्दी उतारी और अपने कपड़े पहन लिए। वो बहुत थका हुआ था। उसे सो जाना चाहिए था लेकिन वो बाहर निकल गया। उसका रुख किसी और तरफ था लेकिन वो उस तरफ चला गया जहाँ लड़कियां रहती थीं। ये एक इमारत थी जिसका एक हिस्सा इतना खूबसूरत था जैसे वहाँ शहजादियाँ रहती हों। ये उन लड़कियों की रिहाइशगाह थी जो जासूसी के लिए और किरदार की तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में उमरा और सलारों और हुक्मरानों को सलीब के जाल में फांसने के लिए भेजी जाती थीं। उन्हें उन इलाकों में जो सलेबियों के कब्जे में आ गए थे मुसलमान जासूसों को फांसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसी इमारत के दूसरे हिस्से में नाचने और गाने वाली लड़कियां रहती थीं। उस रात मौसल के मुसलमान एलचियों के एजाज में जो ज़ियाफ़त दी गई थी उसमें नाच गाने का अहतमाम किया गया था। उनमें सारा नहीं थी। सारा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके खद्दो खाल और उसके बालों और आंखों का रंग यूरोप की लड़कियों जैसा नहीं था। वो बैरूत की ही रहने वाली हो सकती थी, मिस्र की भी और यूनान की भी हो सकती थी। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ की रहने वाली है। जेकब किसी और तरफ जा रहा था। उसे याद आ गया कि नाचने गाने वालियों में उसे सारा नजर नहीं आई थी। उसकी गैर हाजिरी की वजह यही हो सकती है कि वो बीमार है या इस पेशे से तंग आकर भाग गई है। जेकब को मालूम था कि सारा इस पेशे से खुश नहीं क्योंकि वो खुद नहीं आई बल्कि लाई गई है। जेकब भी इसी महल के करीब रहता था और उसकी ड्यूटी महल में ही होती थी। ऐसी ही एक ज़ियाफ़त के दौरान सारा इत्तफाक से जेकब से मिली थी। सारा को सब मगरूर लड़की कहा करते थे क्योंकि वो किसी के साथ बोलती नहीं थी। जेकब में न जाने उसे क्या नजर आया कि उसे वो पसंद करने लगी। पहली मुलाकात में जेकब सारा को भी बदकार लड़की समझा था लेकिन सारा में संजीदगी और मतानत सी थी जो जेकब को अच्छी लगी थी। सारा को जब यह पता चला कि जेकब शराब भी नहीं पीता तो वो उसे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तो मैं राज की एक बात बताऊं, सारा ने एक रोज़ उसे कहा, शायद तुम अच्छा ना मानो, मुझे मुसलमान अच्छे लगते हैं। इसकी वजह शायद यही है कि वो अपने दुल्हों को मस्तूर करके ले जाते हैं। उसने आह भर कर कहा, औरत उरियाँ कर दी जाती है तो उसे एहसास होता है कि मस्तूर होने में जो रूहानी करार था वो छीन गया है। तुम इस पेशे से इतनी मुतनफ़िर हो तो निकल भागो यहाँ से। जेकब ने कहा, किधर? सारा ने कहा, यहाँ से भागूंगी तो किसी कौबा खाने वालों के कब्जे में आ जाऊंगी। फिर वो कई बार मिले। सारा ने जेकब से कहा था कि तुम्हारी चाल ढाल और तुम्हारे ख्यालात मुसलमानों जैसे हैं। जेकब ने कई बार उससे पूछा था कि वो मुसलमानों को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती है। सारा ने कभी कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। ज़ियाफ़त की रात जब जेकब अपनी ड्यूटी से फारिग होकर किसी और तरफ जा रहा था वो सारा की रिहाइश की तरफ चल पड़ा। ज़ियाफ़त में सारा की गैर हाजिरी की वजह बीमारी ही हो सकती थी। उस इमारत में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जेकब ने वहां जाने का खतरा मोल ले लिया कि तमाम लड़कियां ज़ियाफ़त में गई हुई थीं और वहां मुलाजिम औरतें भी नहीं थीं। जेकब अंधेरी तरफ से गया। वो सारा का कमरा जानता था। वो दबे पांव कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। हाथ लगाया तो कबाड़ खुल गया। एक कमरे से गुजर कर वो दूसरे कमरे में गया। वहां छोटी सी कंदील जल रही थी जिसकी मध्यम सी रोशनी में उसे सारा सोई हुई नजर आ रही थी। जेकब को उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, कौन हो? जेकब, इस वक्त यहाँ क्यों आ गए हो? सारा ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें मोहब्बत थी, हमदर्दी भी।
किसी ने देख लिया तो तुम सीधे कैद खाने में जाओगे। मुझे बाहर बुला लिया होता। ये परेशानी मुझे इस खतरे में ले आई कि तुम बीमार हो। जेकब ने कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं? मेरी रूह अलील है। सारा ने कहा, आज मुझे कहा गया कि मौसल से दो बड़े ही अहम मेहमान आ रहे हैं, तो रूह के साथ मेरा जिस्म भी बेजान हो गया। मुझे मतली आने लगी और सर चकराने लगा। मुझे इन बादशाहों की जंगों और इनके अमन और दोस्ती के माहदों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे कानों में जब ये बात पड़ी कि मौसल से अहम मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सलेबियों और मुसलमानों में से किसी एक के साथ मेरा गहरा ताल्लुक़ है। मैं अभी तक ये नहीं सोच सकी कि मेरा रूहानी ताल्लुक़ किसके साथ है। सिर्फ ये एहसास जाग उठा कि मैं इस महफिल में नहीं नाच सकूंगी, मैं मौसल के मेहमानों का सामना नहीं कर सकूंगी, या वो मुझे देखकर वहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? जेकब ने पूछा। मौसल वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैं बता नहीं सकती, सारा ने कहा। जेकब चौंक उठा। दोनों ने खिड़की की तरफ देखा जो खुली हुई थी। वहाँ एक साया खड़ा नजर आया। सारा ने जेकब के कान में सरगोशी की, पलंग के नीचे हो जाओ। जेकब ने अंधेरे से फ़ायदा उठाया, आहिस्ता से सिरक कर फर्श पर बैठा और आवाज़ पैदा किए बगैर पलंग के नीचे चला गया। सारा, खिड़की के साथ खड़े साई की आवाज़ आई। ये एक बूढ़ी औरत की आवाज़ थी जो बाज रातें नाचने गाने वालियों को देखा करती थी कि कोई लड़की गैर हाजिर तो नहीं। उसकी आवाज़ पर सारा ना बोली। औरत ने उसे एक और आवाज़ दी। सारा फिर भी ना बोली। औरत ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, सारा तुम सोई हुई नहीं हो, मुझे जवाब दो, कंदील क्यों बुझी हुई है? सारा ने मुंह से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे हड़बड़ाकर जाग उठी हो। घबराहट की अदाकारी करते हुए बोली, कौन हो, क्या हो गया है? मैं उधर आकर बताती हूँ। औरत का साया खिड़की से हट गया। वो दरवाजे की तरफ से आना चाहती थी। सारा ने झुककर जेकब से कहा, वो दूसरी तरफ से आ रही है, बाहर आओ और खिड़की से कूद जाओ। वो औरत अभी दरवाजे तक आई ही थी कि जेकब खिड़की से बाहर कूद गया। सारा ने कंदील जला दी। औरत अंदर रही। जिस्म के लिहाज से वो औरत कम और मर्द ज्यादा थी। वो सारा पर बरस पड़ी। सारा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस कमरे में और कोई नहीं था और शायद ख्वाब में बोल रही होगी। औरत ने उसे कहा कि ख्वाब में औरत की आवाज़ मर्द जैसी भारी नहीं हो जाया करती। सुनो सारा। औरत उसके पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर शफकत से बोली, अगर अपने हौलनाक अंजाम से बचना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। बाहर से दो मेहमान आए हुए हैं, बहुत दौलतमंद हैं। परसों से दो मुलाजमों से कह रहे हैं कि उन्हें अच्छी किस्म की लड़कियों की ज़रूरत है। कल तुम उनमें में से एक के पास चली जाना। कौन है वो? सारा ने पूछा। अगर मुसलमान हैं तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, तो कैद खाने में जाओ। औरत ने कहा, होश में आओ, अपने आप को देखो तुम क्या हो। औरत चली गई। सारा के आंसू बहने लगे। नाजरीन, जेकब भागने वाला आदमी नहीं था, लेकिन वो इस डर से निकल गया कि सारा की मुसीबत आ जाएगी। वो शहर की तरफ चला जा रहा था। उसे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि सारा किसी मुसलमान बाप की बेटी है। वो चलते चलते शहर की तंगो तरीक गलियों में दाखिल हो गया। गलियों के मोड़ मुड़ता एक मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। कौन? हसन, जेकब ने जवाब दिया। इतनी रात गए? दरवाज़ा खोलने वाले ने पूछा। फौरन अंदर आ जाओ, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, जेकब ने जवाब दिया। काफरों की ज़ियाफ़त से अभी फारिग हुआ हूँ, एक ज़रूरी इतला लाया हूँ। वो अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो जेकब नहीं बल्कि हसन उल इदरीस था। वो सुल्तान अयूबी का जासूस था। उसने 1 साल पहले अपने आप को एक ईसाई ज़हर करके सलेबी फ़ौज में मुलाजमत कर ली थी। गोरे रंग का जवान था। ट्रेनिंग के मुताबिक वो अदाकारी और चरब ज़बानी का माहिर था। उसकी शक्ल सूरत और दराज कद की बदौलत उसे महल की खसूसी ड्यूटी के लिए मुंतखब कर लिया गया था। यहाँ से वो कहरा को खबरें भेजता रहता था। उसके गिरोह का लीडर हातिम उस मकान में रहता था जिसमें वो दाखिल हो गया था। मौसल के दो एलची बर्डून के पास आए हैं, हसन ने अपने लीडर को बताया। मैंने यकीन कर लिया है कि ये दोनों मौसल से आए हैं और दोनों मुसलमान हैं। उन्हें बल्डून अपने कमरे में ले गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन का कोई पैगाम लेकर आए हैं और यह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मुआहदे का पैगाम होगा, लीडर ने कहा।
یہ معلوم کر لیا ہے کہ ان کے درمیان کیا طے پایا ہے۔ سلطان ابھی تک اس دھوکے میں ہیں کہ عز الدین اور عماد الدین ہمارے دوست ہیں یا کم از کم ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ان کی بات چیت بند کمرے میں ہوئی ہے۔ حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ جو کچھ طے ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ بات کی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بدبخت نے شراب اس قدر پی لی تھی کہ اس نے نشے میں مجھے بڑا صاف اشارہ دے دیا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور موصل سے آئے ہیں۔ مجھے کہتا تھا کہ وہ ہماری یعنی سلیبیوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا اور گر پڑا۔ ہم سلطان کو صرف یہ اطلاع بھجوائیں کہ بیروت میں موصل کے 2 آدمی آئے تھے، یہ کافی نہیں۔ حاتم نے کہا، بیروت کے محاصرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو نقصان ہوا ہے، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے۔ حاتم نے کہا، ان کے لیے یہ خبر بہت اہم ہے کہ موصل والے بیروت والوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوری اطلاع دینی چاہیے کہ معاہدے میں کیا کیا شرائط طے ہوئی اور کیا منصوبہ بنا ہے۔ اس وقت سلطان بہت بڑے خطرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ 2 دوستوں کے درمیان محفوظ ہیں، لیکن وہ دراصل دشمنوں کے گھیرے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ حاتم نے حسن سے پوچھا، محل میں تم ایسا کوئی ذریعہ پیدا نہیں کر سکتے جو اندر کی باتیں بتا سکے؟ ان دونوں آدمیوں کے سینے سے راز نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں ذریعہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ ہوا تو دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ جب واپس جائیں گے تو انہیں راستے سے اغوا کر لیا جائے گا یا ضرورت پڑی تو ختم کر دیا جائے گا۔ انہیں ختم کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حاتم نے کہا، ہمیں بالڈون اور عز الدین کے منصوبے کی ضرورت ہے، میری یہی کوشش ہوگی۔ حسن نے کہا، اگر منصوبہ نہ ملا تو دونوں کو سلطان ایوبی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اگر انہیں قتل کرنا ہوا تو میں یہیں سے قتل کرا سکتا ہوں۔ حاتم نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ کہ تم مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہو یا نہیں۔ میں صبح ایک آدمی کو سلطان کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ کر دوں گا کہ بالڈون کے پاس عز الدین کے ایلچی آئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، تاکہ سلطان اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہیں کہ عز الدین ان کا دوست ہے۔ تم بہت تھوڑے وقت میں مکمل اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرو، میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ حسن اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔